सीएम धामी ने सचिवालय में कोविड के बूस्टर डोज कैंप का किया निरीक्षण। प्रदेशवासियों से की अपील, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश के लिए बड़ा दिन। 600 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सीएम धामी ने दिया नियुक्ति पत्र। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी। बीजेपी ने बोला कांग्रेस पर हमला। कहा, विकास के मुद्दे पर लौटी भाजपा की सरकार, कांग्रेस को मिली तुष्टीकरण की सजा। उधम सिंह नगर में फिर पकड़ा गया स्मैक तस्कर, लाखों की स्मैक भी की गई बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 का मामला सामने आने पर कोरोना की रोकथाम संबंधी गाइडलाइंस पर मीडिया से बातचीत की है। सीएम ने सभी विभागों को जरूरी सतर्कता अपनाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव और बूस्टर डोज लगाए जाने पर भी राज्य सरकार का विशेष ध्यान है, ताकि भविष्य में कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। कदम है, सभी को सुरक्षा और सतर्कता दोनों अपनाने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार की तैयारियां हैं वो करी हुई है। और हम एक तो वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारा पहले भी 100% हुआ है, जो रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं और बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कोविड के नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने के लिए एक खास अभियान चलाया जाए। इसके लिए कैंप लगाकर लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाए। वैक्सीन के महत्व को समझाने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियां आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए, एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानियां बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है, जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीजें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बढ़ाने पर विचार है। तो देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसके बाद चिकित्सालय के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट NS खत्री ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। कोविड के दौरान जो 100 बेड का ICU था वो भी तैयार है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है। साथ ही कहा कि सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ जो बैठक की है उसमें उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर भी काम शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर ये न्यूज़ स्प्रेड हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लेटर आया है। चाइना में काफ़ी केसेस बढ़े हैं, इंडिया भी हाई अलर्ट पे और स्टेट पे जो है वार्निंग और प्रिपरेशन के लिए आ गया और सचिव साहब मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले से ही डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल आया है, दून मेडिकल कॉलेज, दून अस्पताल। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स वगैरह हैं वो वर्किंग है, लिक्विड प्लांट जो वर्किंग है, बेड्स वगैरह रेडी है। जो हम लोगों ने कोविड टाइम में 100 ICU बेड्स बनाए थे, अभी क्योंकि अभी उन ICU बेड्स को अदर बेड्स में कन्वर्ट किया गया है। अभी 20-25 अभी भी ICU बेड है, उनको तेज़ी से ज़रूरत पड़ेगा तो उसे ICU बेड में कन्वर्ट किया जाएगा।
मैन पावर के बारे में बात करूं, जो हमको कोविड में मिले थे, गवर्नमेंट ने वो भी अभी हम लोगों को दे दिए गए हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि प्रिपरेशन पूरी है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग तैयार हैं। मदरसों को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। मदरसों की गतिविधियों का सर्वे होगा, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। आगे कहा कि पुलिस सर्वे का काम तेज करे, अवैध बसने वालों पर सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई जगह बसावट की चिंता है, अनवांटेड उत्तराखंड ना आने पाए, ये बात सीएम धामी ने कही है। जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व हैं वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। जो भूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। राज्य विपणन बोर्ड की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहली बार मसूरी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले, इसके लिए मंडियों को हाईटेक किया जा रहा है। शीघ्र ही कृषि मंत्रियों की बैठक मसूरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री को निमंत्रण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे अनिल बरूनी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारा संकल्प है कि हम मोदी जी का जो सपना है किसानों की आय दुगनी हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। मोदी जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। हमारी कोशिश होगी कि मिलेट्स को मार्केट मिले, मिलेट्स को पहचान मिले, किसानों को मिलेट्स का सही दाम मिले। साथ ही हम देश की सारी मंडियों को हाईटेक करेंगे। देखने में आता है आज अनाज की मंडी कहीं और है, सब्जी मंडी कहीं और है, फूल की मंडी कहीं और है। हम एक ही रूफ के नीचे इन मंडियों को लाएंगे, नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर केंद्र सरकार कोरोना को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। चीन के कोरोना के वीडियो दिखाकर लोगों में भय उत्पन्न किया जा रहा है। ये सब केंद्र सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए कर रही है। वहीं करण माहरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार एकाएक गिर रहे पुल करप्शन के चलते ही गिर रहे हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का इस्तीफा भी मांगा। आगे कहूंगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा, अगर कहीं ये दूसरी तरह को जहां और क्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहां बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहां करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। जिन लोगों ने ये गलत काम किया उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी समीक्षा करना या उसकी देखरेख करना, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जाए। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता, वहाँ प्रेस को आज़ादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहाँ से वो लीक हुआ, कहाँ वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। मात्र और मात्र राहुल गांधी से का डर है
और इनके जो प्लानर्स हैं उन्होंने मेरे को लगता है ये प्लानिंग की है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा को। वहीं देहरादून में लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम और नगर निकायों में विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी रैन बसेरों के साथ ही साथ अस्थायी रैन बसेरे चिन्हित करने और रैन बसेरों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद से नगर निगम देहरादून ने शहर के 20 स्थानों पर अलाव जलाए। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि निगम की ओर से अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही शहर के 4 रैन बसेरों में गरीब तबके के लोगों के रुकने के इंतजाम किए गए हैं। क्षेत्र में शीतलहर को देखते हुए लगातार डेली 20 से भी अधिक स्थानों पे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और इनके लिए ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रैन बसेरे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गद्दे, रजाई, कंबल इत्यादि, बेड इत्यादि की व्यवस्था है और लोगों के द्वारा लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें रैन बसेरों में भी हमने ड्यूटी लगाई है। 3 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक चौथा रैन बसेरा भी एक एनजीओ के माध्यम से शहर में संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मौसम को लेकर कोई विशेष एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में कम बारिश और बर्फबारी बागवानी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि 25, 26 और 27 दिसंबर को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। कुछ रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी प्रदेश में नहीं मिली उत्तराखंड में, और इसी तरह की जो सिचुएशन है वो करीब नवंबर में भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कम रेनफॉल एक्टिविटी है, स्नोफॉल एक्टिविटी, ये कृषि और बागवानी के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। इसको आप देखेंगे थोड़ी बदली छाएगी, 26 को भी रहेगी। और छुटपुट लाइट एक्टिविटी रेन या स्नो की जो हाई रीचेज है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनमें थोड़ी बहुत हल्की या हल्की एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो मिल सकती है। लोहाघाट से गायब हुई तीनों नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने सकुशल छुड़ा लिया है। वहीं पुलिस ने सकुशल इन्हें उनके परिजनों को भी सौंप दिया है। अपने बच्चों को सकुशल पाकर परिजनों ने खुशी जताते हुए लोहाघाट पुलिस को धन्यवाद दिया। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि अभी एक और नाबालिग किशोरी लापता है, जिसको ढूंढने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उस किशोरी के बारे में भी पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। 1-2 दिन में नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। क्षेत्र के खेती खान से कल 2 नाबालिग बच्चे बालक जो हैं यहाँ से गुमशुदा हो गए थे। साथ ही कुछ दिनों पूर्व एक नाबालिग बिटिया भी जो है यहाँ से गुम हो गई थी। तो हम लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग बच्चों को खटीमा से बरामद कर लिया गया है और जो नाबालिग पीड़ित बालिका है उसको भी हमने बरामद कर लिया गया है। जो नाबालिग बिटिया से गुमशुदा है तो उसके लिए भी हमारे पूरे प्रयास जारी है, सुरागसी पतरसी की जा रही है, मुखबिर हमने मामूल कर दिए हैं। साथ ही जो है हम लोग टेक्निकली भी उसको देख रहे हैं और काफी अहम जानकारी हमें पता चली है। शीघ्र ही हम जो है उसको भी बरामद कर लेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप समय समय पर अपने बच्चों की काउंसलिंग करते रहिए। आप समय समय पर अगर उनकी काउंसलिंग करेंगे तो उनके मन में कभी भी ऐसे विचार नहीं आएंगे कि वो घर छोड़ के इधर उधर चले जाए, और ये बहुत जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी हमारे लिए। चंपावत के सीमांत तराई क्षेत्रों में गुलदार देखे जाने की खबरें अब आम बात हो चुकी हैं। बीते दिनों टनकपुर में बने मुख्यमंत्री कार्यालय में रात के अंधेरे में गुलदार के शावक को घूमते देखा गया था, जिसके बाद वन विभाग सक्रिय हो गया है। वहीं गुलदार को लेकर लोगों में दहशत बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए वन विभाग जंगल के आसपास के क्षेत्रों में हाके लगवा रहा है। वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने बताया कि गुलदार की चहलकदमी वाले क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और मानव जीवन संघर्ष को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
दिन गश्तें चल रही है सीएम कार्यालय और नीचे बंगाली कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी और हमारे आरक्षित वन से साधारण नंबर 13-14 में हाका भी लगाया जा रहा है और रात दिन उनके गश्ते मतलब हमारे कर्मचारियों के गश्ते जारी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस सप्ताह में शिरकत की। बता दें कि इसमें पुलिस से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर मंथन हुआ, जिसे उत्तराखंड पुलिस मंथन का भी नाम दिया गया है, ताकि पुलिस विभाग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस सप्ताह को लेकर राज्य पुलिस की पहल की सराहना भी की है। साथ ही कहा कि राज्य पुलिस को संसाधनों की कमी ना हो, वक्त वक्त पर वेरिफिकेशन ड्राइव चले, ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड बने। इसके साथ ही साथ सीएम धामी ने साल 2023 में 1000 पुलिस के जवानों की भर्ती करने की भी बात कही है। उत्तराखंड पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा और जिसमें चुनौतियां हम समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हैं, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्षों से इसमें 2-3 नई पॉइंट्स भी जोड़े हैं। जैसे पहली बार हम जनता के साथ भी मंथन कर रहे हैं, जनता की पुलिस से क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं कि पुलिस में क्या चेंजेज आने चाहिए। तो आज आफ्टरनून में पुलिस लाइन में वो करना। बाकी आप जानते ही हैं जो हमारे कुछ थ्रस्ट एरियाज हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं भी हैं, उन पे भी और सफलता कैसे, महिला सुरक्षा पे काफ़ी आगे बढ़ गया है काम। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है ड्रग फ्री देवभूमि, इन सब पर भी चर्चा होगी। पुलिस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा। और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के, वो सरल होंगे। उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल महाकुंभ खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का मंच है। इस खेल महाकुंभ से हम भविष्य के लिए खेल की नर्सरी तैयार करेंगे, जो आगे चलकर देश के साथ ही साथ प्रदेश का नाम रोशन करेगी। यह आयोजन देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खाद्य विभाग की बैठक ली गई है, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान था अपात्र को न अपात्र को हाँ, जिसके अंतर्गत यह समीक्षा के दौरान में महसूस हुआ कि जितने कार्ड सरेंडर हुए उसके सापेक्ष लगभग 90% कार्ड जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं और जो शेष कार्ड यदि अलॉट नहीं हो पाए तो उसके कारणों को जाना गया है। कहीं पर ऑनलाइन होने में देर बताई गई है, कहीं पर पात्र न मिलने की बात भी कही गई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको लेकर जो है अभी स्पष्ट रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई है, तो उसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाते हुए जो शेष हमारे कार्ड धारक रह गए हैं अलॉट करने, उनको अलॉट कर दिया जाए, ताकि जो है हमारे कार्ड धारकों को जो है समय पर राशन मिल सके, उनको किसी भी प्रकार से राशन लेने में असुविधा ना होने पाए। उसके सख्त निर्देश जो है दे दिए गए हैं और इसकी समय सीमा जो है वो 31 दिसंबर तक दे दी गई है। जो हमारे अंत्योदय के जो हमारे कार्ड धारक हैं, जिनको कि सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर रिफिल 3 गैस सिलेंडर रिफिल करने की व्यवस्था उनको दी है, जो कि हमारा चुनावी कमिटमेंट भी था, उसको भी शासनादेश के साथ ही विभाग ने लगातार उसकी आपूर्ति करने का काम किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने डालनवाला में हुई पुलिस के साथ नोकझोंक प्रकरण को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने डालनवाला थाना अध्यक्ष नंद किशोर भट्ट की सीएम धामी से शिकायत भी की। पूर्व विधायक ने कहा कि एसओ नंद किशोर गैर जिम्मेदार और अमर्यादित हैं।
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि डालनवाला एसओ नंद किशोर भट्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तालाब को खराब करती है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की मित्र पुलिस बहुत अच्छी है। अब हो गया है कि ये इंस्पेक्टर हो गया कहीं से ये नालायक किस्म का, झूठा है, भ्रष्ट है, अशिष्ट है, अमर्यादित आचरण रखता है। इसके द्वारा अभी दुकानों का एक घोटाला किया गया था, तो एसएसपी देहरादून ने अपने कार्यालय संबद्ध करते हुए इसको निलंबित किया था और एसपी सिटी सरिता डोभाल को इसकी जांच सौंपी थी। अब अचरज का विषय है कि 22 अगस्त को तो ये निलंबित होकर एसएसपी ऑफिस में अटैच हुआ, दोबारा से फिर इसको प्रभारी कोतवाल बना दिया डालनवाला का। और शराबी व्यक्ति है, गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन इस व्यक्ति एनके भट्ट ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार किया है। मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने नेता सदन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके आया हूं, उनको पूरी बात मैंने बता दी है और वो इसमें उचित निर्णय ले रहे हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस में राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बतौर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराधों की संख्या बढ़ी नहीं है, बल्कि अब महिलाएं समाज के सामने आकर जागरूक होकर अपराधों का विरोध कर रही हैं। इस बैठक में विभिन्न राज्यों की महिला आयोग की अध्यक्ष शामिल हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक हर 3 महीने में होती रहती है और जितने भी हमारे अब तक के कार्य हुए हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमें निर्देशित किए जाते हैं, उसमें चाहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या पोषण माह हो या कोई भी अवेयरनेस का किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। पूरी तरह से हम लोग रखते हैं, अपने अपने राज्य का पूरा विस्तार से यहाँ पे चर्चा होती थी कि हमने क्या किया। जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोगों ने 13 हमारे जिले हैं, तो अभी 2 जिले हमारे चमोली रुद्रप्रयाग रह रखा, बाकी जिलों में हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हमारे कार्यशालाएं हो चुकी हैं। ये 2 जिले भी हम तुरंत करने जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमें दिए जाते हैं, वो कार्य हम करते हैं। रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय में मरीजों से अवैध वसूली का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग के कर्मचारियों ने पट्टी बदलने के एवज में मरीज से पैसों की मांग की, जिसकी जानकारी मिलते ही चिकित्सालय प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच की। सीएमएस डॉक्टर राजीव पाल सिंह का कहना है कि यह मामला विधायक, जिलाधिकारी और सीएमओ के संज्ञान में है और जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद सीएमओ की ओर से पूरे मामले में जांच बैठाकर कार्रवाई की जा रही है। गई थी, मेरे बच्चे पे चोट लगी थी, मैंने एक्सरा बाहर कराया, उन्होंने पट्टी कराने की 850 दी, दवाई भी बाहर से। ये मामला जो है पैसे लिहाजा पैसे लेने का मामला है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी पैसे का लेन देन हो, जो भी मरीज या मरीज के अटेंडेंट्स वगैरह जहाँ भी पैसा देते हैं तो उसकी रसीद अवश्य ले लिया करें काउंटर से। और इस प्रकार का जो है प्रकरण पहले भी हो चुके हैं और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके भी संज्ञान में ये बात आ गई है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और शीघ्र ही इस पे जो है कार्रवाई अमल की जाए। हमारे सीएमओ साहब को जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिए हैं, जो हमारे चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ये जांच करके मुझे आप जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे और तदनुसार जो है कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये मामला जो है उन्होंने भी उठाया था, हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये मामला उठाया गया था। उन्होंने कहा विगत 3-4 साल से ये मामले इस प्रकार के जो है घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।